छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा किरदार जिन्होंने भारतीय इतिहास में उसी ताकत के विरुद्ध संघर्ष किया, 120 युद्ध किए जिससे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ने भी संघर्ष किया था। भारत देश के 3 महान योद्धा अपने जीवन में एक शासन के विरुद्ध एक जैसी कुशलता और जज्बे के साथ लड़ते रहे, कभी भी हार स्वीकार नहीं की। ये 3 भारत के वो योद्धा थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य कभी भी पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया, मगर फिर भी आज हमें शिवाजी महाराज से जुड़ी हर तारीख और बात याद है। महाराणा प्रताप को भी हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बात जब तीसरी तरफ देखने को आती है तो संभाजी महाराज के बारे में कुछ भी कहने और बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम संभाजी महाराज को कभी उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर याद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो तारीख कौन सी है। अब बड़े पर्दे पर इस साल के आखिरी महीने में इस महान योद्धा की कहानी आने वाली है, जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसके जरिए हम देर सवेर ही सही लेकिन अपने इतिहास के नायक की कहानी को समझ पाएंगे। ये फिल्म दिसंबर महीने में आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो के जरिए आपको संभाजी महाराज के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप फिल्म आने से पहले ये समझ सके कि क्यों संभाजी महाराज को जानना, उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर देखना और उनका सम्मान करना जरूरी है। 17वीं शताब्दी के मध्य का समय, यानी कि वो दौर जब भारत में मुगल साम्राज्य लगातार आपसी कला, छीना झपटी और शासन के लिए लड़ाई झगड़ों की वजह से बिखर गया था। शाहजहां के बीमार होने के बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। मुगल साम्राज्य पहले की तुलना में कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन औरंगजेब फिर भी पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने का ख्वाब देख रहा था। दिल्ली और आगरा के बाद औरंगजेब चाहता था कि मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत में भी अपना विस्तार करे, और यहाँ उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी की कहानी और औरंगजेब के इनके साथ संघर्ष के बारे में कमोबेश हम सब जानते ही हैं। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज का जन्म 14 मई साल 1657 के दिन पुरंदर में हुआ था, और इनकी मां का नाम था साईबाई। संभाजी महाराज के जन्म के समय मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी, और संभाजी के जन्म से ठीक 1 साल पहले उत्तराधिकारी की लड़ाई जीतकर औरंगजेब नया मुगल सम्राट बन गया था, और यहाँ से मराठा और मुगल संघर्ष के एक नए सिलसिले की शुरुआत हुई थी, जिसमें मराठाओं का नेतृत्व 12 सालों तक शिवाजी महाराज ने किया था। संभाजी महाराज की उम्र जब 2 वर्ष की थी तब उनकी मां का निधन हो गया, और इसके बाद संभाजी की पूरी देखभाल का दायित्व शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के हाथों में आ गया था। जीजाबाई ने संभाजी महाराज को एक योद्धा के तौर पर बेहतर बनाने का काम तो किया ही, इसके अलावा उन्होंने संभाजी महाराज को अलग अलग भाषाएं भी सिखाई थी। कहा जाता है कि जब संभाजी राजे की आयु 13 वर्ष की थी तब इन्हें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और पुर्तगाली जैसी 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। संभाजी महाराज की शिक्षा के लिए केशव पंडित को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संभाजी को संस्कृत, साहित्य, संगीत और विज्ञान से भी परिचित करवाया था। आगे चल करके हम देखते हैं कि संभाजी महाराज ने अलग अलग विषयों में साहित्य लेखन का काम भी किया था, जिसमें से एक किताब का नाम बुद्ध भूषण था, जो मराठी और संस्कृत में लिखी गई थी। इसके अलावा नायिका भेद और नखशिखा का लेखन भी संभाजी महाराज ने किया था। संभाजी महाराज जब 8 साल के थे तब उनके पिता और महाराजा जयसिंह के बीच ऐतिहासिक पुरंदर की संधि साल 1665 में हुई थी। 8 साल की उम्र में संभाजी महाराज ये सभी उठापटक देख रहे थे। स्वतंत्रता और स्वाभिमान को लेकर उनके मन में जो प्यार हमेशा रहा, उसमें ये घटनाएं, उनके आसपास की गतिविधियां और अपने देश के हालात, ये सब कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पुरंदर संधि के कारण शिवाजी महाराज को अपनी धन दौलत का बड़ा भाग और बहुत कुछ मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा, और साथ में इस बात को भी स्वीकार करना पड़ा कि संभाजी महाराज 5000 मनसबदार के तौर पर मुगल दरबार में रहेंगे। अगले साल यानी 1666 में शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेकर के घोड़े पर 1300 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करके औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद औरंगजेब ने दोनों को कैद खाने में डाल दिया। यहाँ एक 9 साल के लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर सैकड़ों मुगल सैनिकों को चकमा देकर कैद खाने से निकलने की योजना बनाई, और इस योजना को पूरी तरह से अंजाम देकर औरंगजेब के चुंगल से आजाद हो गए। ये संभाजी महाराज की चतुराई और सामर्थ्य का पहला प्रमाण था, जिससे ये तय हो गया था कि शिवाजी की तरह उनके बेटे के लिए भी आजादी और स्वराज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए मुगलों से लोहा लेने में शिवाजी के बेटे को कोई परहेज नहीं है। संभाजी महाराज का विवाह यशोबाई से हुआ था, जिससे संभाजी को 2 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनमें से उनके एक बेटे साहू जी को संभाजी के बाद छत्रपति बनाया गया था। 5 अप्रैल 1680 के दिन जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब संभाजी महाराज कुछ कारणों के चलते पन्हाला के किले में नजरबंद थे, और ऐसे में संभाजी महाराज की सौतेली मां सोयराबाई ने कुछ मंत्रियों वगैरह के साथ मिलकर के योजना बनाई कि संभाजी महाराज को उत्तराधिकार से दूर रखा जाएगा और उनकी जगह 10 साल के राजा राम को छत्रपति बनाया जाएगा। ये जो कुछ भी हुआ उससे शिवाजी और संभाजी के कुछ भरोसेमंद साथी खुश नहीं थे, और उनके जरिए जब ये सूचना संभाजी को मिली तो उन्होंने पहले पन्हाला किले पर अधिकार किया, और उसके बाद रायगढ़ की तरफ चल दिए, जो मराठों की राजधानी थी। यहाँ कोई बड़े विद्रोह का सामना संभाजी को नहीं करना पड़ा, और 20 जुलाई 1680 के दिन संभाजी महाराज
अपने सिंहासन पर बैठ गए। छत्रपति बनने के बाद संभाजी राजे ने अपने पिता के अभियान को जारी रखा और अगले 9 सालों में 120 युद्ध लड़े, जिनमें से ज्यादातर युद्ध मुगल सेना के विरुद्ध थे। इनमें से एक भी युद्ध में संभाजी महाराज को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। यह बात संभाजी महाराज के युद्ध कौशल, उनके पराक्रम, रणनीति और युद्ध कौशल को साबित करती है। भारत के इतिहास में 100 से ज्यादा युद्ध लड़ने के बाद भी अजय रहने वाले योद्धाओं की संख्या बहुत कम है और संभाजी महाराज शायद मुगल साम्राज्य के विरुद्ध इतने युद्धों में अजय रहने वाले एकमात्र योद्धा थे। संभाजी महाराज ने मुगलों के अलावा पुर्तगाली सेना को भी हराया था। जब उन्हें यह सूचना मिली थी कि पुर्तगाली मुगलों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तब उन्होंने अचानक हमला करके पुर्तगाली शासक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने आधुनिक हथियार और गन पाउडर के लिए अंग्रेजों से साल 1684 में संधि की थी और अपनी सेना को मजबूत बनाने का काम किया था। मैसूर और आसपास के क्षेत्र पर भी संभाजी महाराज का प्रभाव रहा था। छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज का पहला महत्वपूर्ण अभियान बुरहानपुर किले पर अधिकार करना था, जहां पर मुगल सैनिक जजिया की रकम और अपना पूरा धन दौलत संभाल करके रखते थे। इस किले पर संभाजी महाराज ने हमला किया और पूरा धन दौलत लूटने के बाद आसपास के क्षेत्र को आग के हवाले करके वहां से निकल गए। साल 1687 में वाई के युद्ध में संभाजी महाराज ने हम्बीरात मोहिते के साथ मिलकर के मुगल सेना को बुरी तरह से हराया था और इस हार के बाद औरंगजेब ने लगभग यह स्वीकार कर लिया था कि आमने सामने की लड़ाई में संभाजी को हराना उसके बूते की बात नहीं है। औरंगजेब हर हाल में किसी भी तरह संभाजी को जिंदा या मुर्दा देखना चाहता था और यहाँ पर औरंगजेब को संभाजी के साले गड़ोजी शिर्के का साथ मिला, जिसने औरंगजेब को संभाजी से जुड़ी हर पल की खबर पहुंचाई और आखिरकार अपने लोगों के धोखे की वजह से ही संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। आगे क्या हुआ, इससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच लगभग 10 सालों तक संघर्ष का दौर चलता रहा था। संभाजी महाराज उस समय औरंगजेब के विरुद्ध सबसे ताकतवर योद्धा थे और ऐसा माना जाता है कि संभाजी महाराज ने 10 सालों तक औरंगजेब को फंसाए रखा और इसलिए उत्तरी भारत में कुछ राजाओं को फिर से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का मौका मिल गया और बहुत से राजाओं ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर अपने क्षेत्रों पर खुद का शासन स्थापित कर लिया था। संभाजी महाराज का कद औरंगजेब के खिलाफ इतना बड़ा हो गया था कि औरंगजेब के अपने बेटे अकबर ने शासन पर अधिकार जमाने की योजना बनाई तो अकबर संभाजी महाराज के पास गया, क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई में कोई इसकी मदद कर सकते हैं तो सिर्फ संभाजी महाराज ही हैं। हालांकि संभाजी महाराज ने अकबर को अपने यहाँ पर शरण दी और संभाजी की सहायता से ही अकबर पर्सिया जाने में सफल हो पाया था। खैर कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इससे इतना तो समझ में आता है कि संभाजी महाराज की ताकत को उनके सबसे बड़े विरोधी का परिवार भी समझता था और पूरे भारत में संभाजी से बड़ा विरोधी मुगल सम्राट के सामने कोई भी नहीं था। फरवरी 1689 में अपने साले गड़ोजी शिर्के से मिले धोखे की वजह से संगमेश्वर स्थान पर संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने बंदी बना लिया। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के दरबार तक पहुंचने से पहले 6 किलोमीटर तक ऊंटों पर उल्टा बांध करके घुमाया गया था और रास्ते में इन लोगों ने इन दोनों योद्धाओं के साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा सुलूक किया। दोनों महान योद्धाओं को एक तमाशा बना करके लोगों के सामने पेश किया गया, क्योंकि औरंगजेब की खुन्नस संभाजी महाराज को लेकर के इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सिर्फ उनको मार देने से उसको सुकून नहीं मिलने वाला था। 15 फरवरी साल 1689 के दिन जब संभाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में लाए गए तो औरंगजेब अपने सिंहासन से नीचे उतरा और नीचे बैठकर इस बात के लिए अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा किया कि आखिर संभाजी महाराज उसकी गिरफ्त में आ गए हैं। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश के साथ क्या कुछ किया, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो भी किया उसको सहन करना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं लगती है, ये आप मान सकते हैं। ज्यादातर अकाउंट्स मानते हैं कि औरंगजेब ने दोनों मराठाओं के सामने कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें मराठा योद्धाओं ने मानने से इनकार कर दिया था और उसमें से जैसा कि हम सभी जानते हैं ये शर्त हुई थी कि दोनों को इस्लाम स्वीकार करना होगा। शर्त नहीं मानने की स्थिति में और औरंगजेब की बेटी के बारे में कुछ बातें बोलने की स्थिति में औरंगजेब ने 15 से 40 दिनों तक दोनों योद्धाओं को बुरी तरह से टॉर्चर किया। औरंगजेब के सैनिकों ने दोनों के नाखून और बाल उखाड़ लिए, कलाइयां काट दी गई, जुबान खींचकर बाहर निकाल दिया गया, यानी कि खुद को तसल्ली देने के लिए, विजेता बताने के लिए औरंगजेब जितनी हैवानियत कर सकता था उसने वो सब कुछ किया और आखिर में संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर को टुकड़ों में काट करके नदी में बहा दिया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उनके शरीर के टुकड़ों को कुत्ते के सामने रखा गया था। उसके बाद भी जब हैवानियत शांत नहीं हुई तब संभाजी महाराज के सिर को पूरे मुगल साम्राज्य में घुमाया गया ताकि इसे देख करके मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने वाले लोग डर जाएं और खास करके मराठा मुगल अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा हुआ ये कि अपने छत्रपति के निधन के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान को और मजबूत और शक्तिशाली बना दिया। दक्षिण में संभाजी महाराज के बाद भी मराठाओं ने औरंगजेब को कभी भी सुकून से नहीं रहने दिया। 25 साल से दक्कन जीतने का ख्वाब देख रहे औरंगजेब को कभी भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई और न ही यहाँ फंसने के बाद वो फिर कभी अपने घर पर लौट पाया। औरंगजेब जिसने पूरे भारत को जीतने का ख्वाब देखा था वो मराठाओं के आतंक में घुट घुट करके दक्षिण में ही रहा और वहीं पर मर गया। यहाँ से मुगल साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ उसे कभी भी कोई मुगल शासक संभाल नहीं पाया और आखिर में अंजाम हम सभी जानते हैं कि साल 1858 में आखिरी मुगल सम्राट के साथ किस तरह का रवैया अपनाया गया था। औरंगजेब की मौत के बाद मराठाओं में भी एक तरह का तख्ता पलट हुआ और छत्रपति की जगह पेशवाओं का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। हालांकि इस सिलसिले में भी पेशवा बाजीराव जैसे अजय योद्धाओं का नाम आता है और इस सिलसिले में जो भी शासक हुआ उन्होंने भी मराठाओं को नैतिक पतन से बचाए रखा और इसलिए हम आज भी
मराठा साम्राज्य को बड़े अदब और सम्मान के साथ याद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और हमें आशा है कि बड़े पर्दे पर हमें बेहतरीन ढंग से वीर संभाजी महाराज का जीवन देखने को मिलेगा। विकी कौशल एक बेहतरीन अभिनेता है, इसलिए हमारी आशाएं इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा हैं और हम आशा करते हैं कि बॉलीवुड इस बार हमें और हम जैसे करोड़ों लोगों को जो संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं उनको निराश नहीं करेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।